हेलो गाइस, महावीर जहांगीर हियर और ये है हमारा पॉलिटी का लेक्चर नंबर 8। इस लेक्चर में हम लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी समझा है कि दो लेवल होते हैं उसके, एक तो होते हैं सेंट्रल लेवल पे, एक होता है स्टेट लेवल पे। तो सेंट्रल लेवल पे जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा होते हैं और स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। तो इस लेक्चर में हम स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधानमंडल के अंतर्गत आने वाले लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप मेरे इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद में लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा से संबंधित जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा पॉलिटी का लेक्चर नंबर 8। इस लेक्चर में हम लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली को हिंदी में विधानसभा कहते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स होते हैं। नंबर 1 था लेजिस्लेचर, नंबर 2 था एग्जीक्यूटिव, नंबर 3 था जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर के बारे में हमने सेंट्रल एंड स्टेट में इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो जो सेंट्रल लेवल का जो पार्लियामेंट एंड लोकसभा, राज्यसभा, ये हमने डिस्कस कर लिया था। आज हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। तो इसी स्लाइड को मैं छोटा करके नेक्स्ट स्लाइड में ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसी का मैंने यहाँ पे जूम कर दिया है। तो स्टेट लेजिस्लेचर की जब बात आती है तो जैसा कि हमने पार्लियामेंट के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में भी कुछ पॉइंट्स है। ये आप रीड कर लीजिए, इनको समझते हैं। देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर जो है ये सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है इन द स्टेट। यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। इट हैज ऑथोरिटी टू मेक लॉज फॉर द स्टेट। इट इज बाई कैमरल एंड यूनिकैमरल इन नेचर। अब बाई कैमरल का मैंने पहले ही बताया था, यानी जैसे कि अगर 2 या 2 से अधिक सदन होंगे तो उसको बोलेंगे बाई कैमरल, और अगर एक होगा तो उसको बोलते हैं यूनिकैमरल। तो हमारे जो राज्य के विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर जो है ये कहीं कहीं बाई कैमरल है, कहीं यूनिकैमरल है। यूनिकैमरल यानी वहां पर सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली ही होगा, और बाई कैमरल यानी कहीं पर लेजिस्लेटिव असेंबली तो होगा, साथ में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगा, ठीक है। उसको बोलते हैं बाई कैमरल। इनको हिंदी में विधानसभा एंड विधान परिषद बोलते हैं। और पार्लियामेंट के जैसे ही अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो इसमें कौन कौन आता है, तो इट कंप्राइजेज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गवर्नर, ये तीनों इसमें आते हैं, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इसके बारे में शॉर्ट ब्रीफ डिस्कशन यहाँ पे थोड़ा देख लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे उसके बारे में। तो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा जो है इसके मेंबर जो है 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट होकर के आते हैं, ठीक है। इसको लोअर हाउस भी बोलते हैं एंड ये टेम्पररी है। टेम्पररी क्यों है? बिकॉज एवरी आफ्टर 5 ईयर्स इसका डिसोल्यूशन हो जाएगा, यानी इसका विघटन हो जाएगा और फिर से नए मेंबर्स चुनकर आएंगे। फिर आते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऊपर। लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसका टर्म जो 6 ईयर्स का होता है गाइज, ठीक है। इसको अपर हाउस भी बोलते हैं यानी उच्च सदन, और ये परमानेंट है। परमानेंट सेम एज राज्यसभा। परमानेंट क्यों है? क्योंकि इसका कभी भी डिसोल्यूशन नहीं होता, और इसमें भी एवरी आफ्टर 2 ईयर्स 1/3 मेंबर्स रिटायर होंगे और साथ ही साथ में री इलेक्ट भी होंगे। और फिर आते हैं गवर्नर। गवर्नर्स के का जो टाइम पीरियड है वो है 5 ईयर्स गाइस। तो अब आगे बढ़ते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये है लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लेजिस्लेटिव असेंबली में हमने पिछले स्लाइड में जो पॉइंट्स डिस्कस किए थे वही पॉइंट्स हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि देखिए, इसको विधानसभा भी कहते हैं, इसको लोअर हाउस कहते हैं, और ये टेम्पररी है क्योंकि एवरी आफ्टर 5 ईयर्स इसका डिसोल्यूशन होता है और फिर से चुनाव होते हैं। अब इस लेजिस्लेटिव असेंबली में हम क्या क्या समझने वाले हैं, एक तो उसका स्ट्रक्चर, यानी कि जो है इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, इनका उनका इलेक्शन कैसे होता है, उसमें कोई नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं क्या, ठीक है। उसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। फिर देखेंगे एलिजिबिलिटी, यानी आप में से कोई अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का अगर मेंबर बनना चाहे तो वो उसके काबिल है क्या। फिर देखेंगे उनका मेंबर्स का डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है, यानी किस प्रकार से किसी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स यानी एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, किन सिचुएशन में ऐसा काम किया जाता है। और फिर आएंगे डिसोल्यूशन, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली का विघटन किन किन परिस्थितियों में होता है, और फिर उसके बारे में कुछ फैक्ट्स हम जान लेंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि ये जो हमारा इंडिया है, इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं एंड 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो इन 28 स्टेट्स में सब में ही विधानसभाएं हैं यानी लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, और प्लस 9 यूनियन टेरिटरीज जो है इसमें से 3 में विधानसभाएं हैं, 3 में। तो अगर हम बात करें 28 + 3, तो इंडिया में टोटल लेजिस्लेटिव असेंबलीज कितने हैं? 31।
ठीक है, ये 31 होगी। हर राज्य में यानी हर स्टेट में अपनी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, यानी अपनी अपनी विधानसभाएं होगी। लेकिन कुछ राज्य ऐसे होंगे जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी होंगी, जो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर देख लीजिए इंडिया में टोटल लेजिस्लेटिव असेंबलीज कितनी है, 31, इसका सही आंसर होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। तो यह है स्ट्रक्चर गाइज लोकसभा के जैसे ही है, क्योंकि यहाँ पे भी डायरेक्ट इलेक्शन होता है, कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिनिमम 60 मेंबर्स एंड मैक्सिमम 500 मेंबर्स रह सकते हैं। तो 500 मेंबर्स यहाँ की मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। और अब ये जितने भी मेंबर्स हैं, इनका इलेक्शन जो होता है दो प्रकार से होता है, एक तो होता है डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा और एक होता है नॉमिनेशन द्वारा। तो विधानसभा में जो नॉमिनेशन होता है वो होता है गवर्नर्स के द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन यानी पब्लिक खुद स्वयं जाकर के वोट डालती है, पोलिंग बूथ पे जाएगी और वहां पे अपना वोट डालेगी, है ना, एवरी आफ्टर 5 years। कभी कभी पहले भी होता है कुछ कंडीशंस में, लेकिन 5 साल के बाद में वोटिंग आती है। स्टेट्स के इलेक्शन के लिए एंड सेंट्रल के इलेक्शन के लिए भी 5 साल के बाद में उनको वोट डालना पड़ता है। तो यहाँ पे पब्लिक खुद चुन रही है अपने सीएम को, है ना, इसलिए ये जो चुनाव होता है ये विधानसभा का चुनाव होता है। तो यहाँ पे ये क्या है, डायरेक्ट इलेक्शन है, ठीक है। तो अब डायरेक्ट इलेक्शन में ऐसे कौन से राज्य है, ऐसे कौन से स्टेट्स है जहां से सबसे ज्यादा मेंबर्स चुने जाते हैं, तो उस राज्य का नाम होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा विधानसभा के मेंबर चुने जाते हैं, और वो मेंबर कितने, 403 मेंबर्स। और वहीं अगर हम बात करें कि सबसे कम मेंबर्स कौन से स्टेट से चुने जाते हैं, तो ये होंगे सिक्किम में टोटल 32 मेंबर्स ही होते हैं गाइस। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि 60 जो है मिनिमम होने चाहिए, लेकिन कुछ केसेस में यहाँ पे उनको छूट दे रखी है, जैसे कि सिक्किम है। और आगे चल के हम देखेंगे गोवा एंड मिजोरम, वहां पर विधानसभाएं जो है वहां के मेंबर्स की संख्या कितनी है, 40 ओनली, यानी ये भी 60 से कम है। लेकिन कुछ केसेस में वहां पे एक्सेप्शंस दे रखे हैं, क्योंकि स्टेट्स इतने छोटे हैं कि यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में विधानसभा के मेंबर को निर्वाचित करना उचित नहीं समझा जाता। इससे गवर्नमेंट के ऊपर बेफिजूल का बर्डन पड़ता है, फाइनेंशियल बोझ पड़ता है। तो अब आते हैं यूनियन टेरिटरीज। तो यूनियन टेरिटरीज में गाइस ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा मेंबर्स जो है वो है दिल्ली से, जो कि 70 है यहाँ पे। और उसी जगह अगर हम बात करें पुडुचेरी की, तो वहां पर भी विधानसभा है, लेकिन वहां के मेंबर कितने, 30 है। अब जम्मू एंड कश्मीर, उसका हमें अपडेट जब इलेक्शन आएंगे तब मिल जाएगा, और उसके कितने मेंबर होंगे वो अभी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। अब आते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स पे। नॉमिनेटेड मेंबर्स विधानसभाओं में गाइस 1 होता है, और ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब ये एंग्लो इंडियंस क्या होते हैं, हमने लोकसभा में भी समझा था, और यहाँ पर फिर से समझ रहे हैं कि कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इंडिया में रह रहा है ना, अब इंडियन सिटीजन बन चुका है, लेकिन उसके अगर मेल चेन की अगर बात करें, मेल चेन यानी उसके या तो फादर, ये ग्रैंडफादर, ये ग्रेट ग्रैंडफादर, यानी इस व्यक्ति की पिताजी, दादाजी, परदादाजी, या और कोई मेल चेन जो है यूरोप से बिलोंग करती है, यूरोप, ठीक है, यूरोप से अगर बिलोंग करती है, तो उनके जो यहाँ के वंशज जो है, यहाँ के जो उनकी जो संतानें हैं, उनको बोलते हैं एंग्लो इंडियंस। तो जब हमारा देश आजाद हुआ एंड हम ब्रिटिशर्स को हमारा कंट्री खाली करने के लिए बोल रहे थे, तो उस समय पे कुछ कम्युनिटी ऐसे भी थे जो पूरी तरीके से भारतीय बन चुके थे, उन्होंने यहीं के जो है औरतों से शादी कर ली थी। तो उनको काफी परेशानी होने लगी, क्योंकि वो यहीं पर सेटल हो चुके थे। तो उन्होंने गवर्नमेंट से दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की कि हम जो है अब इंडियन हैं और हम इंडिया में ही रहना चाहते हैं, हम इंग्लैंड वापस जाना नहीं चाहते। तो फिर इंडिया ने बोला ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हमें कुछ फिर यहाँ पे हमें राइट्स दीजिए, क्योंकि आगे जाकर के हमें फिर यहाँ से निकालने लगोगे आप, है ना, तो हमें हमारे कुछ राइट्स चाहिए। एंड इसी के अकॉर्डिंगली उनको लोकसभा एंड विधानसभाओं में रिप्रेजेंटेशन दिया गया, यानी आपको अगर कुछ तकलीफ होगी तो आप यहाँ पे अपनी बात रख सकते हैं। तो इसीलिए जो एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी है ये उन्हीं को रिप्रेजेंट करती है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें हम समझेंगे कि विधानसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, यानी योग्यता क्या चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि हमने लोकसभा में मेंशन किया था, मोर और लेस वही कंडीशंस यहाँ पर भी है कि फर्स्ट कंडीशन जो है वो है कि वह पर्सन जो है इंडियन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, यानी भारतीय नागरिक होना चाहिए, वह 25 ईयर्स की एज कंप्लीट कर चुका हो। और थर्ड पॉइंट यह है कि वह इंडिया में किसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटर होना चाहिए। यहां पर अगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात आए तो गाइज इंडिया में टोटल कितनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, तो यहां पे ध्यान रखना है 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। और फोर्थ कंडीशन है कि वो है सहमत हो इलेक्शन कमीशन द्वारा बताए गए व्यक्ति के सामने शपथ लेने के लिए, ओथ लेने के लिए, एंड फिर उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा 25,000। नेक्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन,
ये डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर्स की बात हो रही है, यानी किन कंडीशन में विधानसभा के मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये भी मोर और लेस लोकसभा की जैसे ही है। जैसे नंबर 1 5 इयर्स तक तो वो बना रहेगा अपने पद पर। नंबर 2 इन बिटवीन अगर उसे कुछ तकलीफ हो, उसे कुछ प्रॉब्लम हो तो वो स्पीकर को अपना रिजाइन दे सकता है। नंबर 3 अगर वो किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप धारण कर ले, यानी जब वो इलेक्शन लड़ रहा था तब तो इंडियन था, लेकिन आगे जाकर के उसने किसी दूसरी कंट्री की नागरिकता प्राप्त कर ली हो। नंबर 4 वो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, यानी विकृत चित्त। विकृत चित्त या अनसाउंड माइंड का मतलब यही है कि अगर कोई विधानसभा का मेंबर बनता है तो वह किसी के बारे में कुछ भी ऊट पटांग कुछ बयान दे देता है, या महिलाओं के बारे में, बच्चों के बारे में, या कुछ गरीब तबकों के बारे में, तो वहां पर उसको कहा जाएगा कि अब ये इसका माइंड काम नहीं कर रहा है, अनसाउंड माइंड है, तो उसको उससे फिर इस्तीफा मांग लिया जाता है। 5th नंबर पे आएगा डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब दल बदल होता है, यानी दल बदल के आधार पर किसी को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अब ये दल बदल क्या है कि मान के चलिए कोई पर्सन है ए, इसने जब इलेक्शन लड़ा तब तो ये था कांग्रेस से, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद में ये चला जाएगा बीजेपी में, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, एक सीट ये लेकर चला जाएगा, तो ये काफी प्रॉब्लम होने लग गई थी, तो इसलिए ये डिफेक्शन लॉ जो ये लाया गया। इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा कि अगर किसी व्यक्ति को इलेक्शन जीतने के बाद में एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना है तो वो जा सकता है, लेकिन यहाँ पे उसकी सीट जो है वो पूरी कैंसिल हो जाएगी, उसको फिर से नए चुनाव, न्यू एंड फ्रेश इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे और उसमें जीतना पड़ेगा, तभी उसको वो सीट मिलेगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा लॉ है। और 6th है 2 इयर्स जेल या फिर सोशल क्राइम्स में अगर कोई पर्सन, अगर कोई मंत्री लिप्त पाया गया तो उसको भी डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। अब ये जो है सोशल क्राइम्स है, इसमें फॉलोइंग पॉइंट्स आते हैं। एक तो अनटचेबिलिटी, यानी अगर छुआछूत को बढ़ावा देता है कोई पर्सन तो वो जो है डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। सेकंड है डोवरी, यानी अगर वो दहेज प्रथा को बढ़ावा देता है तो भी वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। थर्ड है सती प्रैक्टिस को बढ़ावा देने वाला कोई मंत्री होगा तो वो भी वहां पर डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस, यानी कि सदन का विघटन। अभी विघटन किन किन कंडीशन में होता है, तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट यह है कि अगर कोई विधानसभा बनती है तो 5 इयर्स तक तो अपने जो है काम करती रहेगी आराम से, लेकिन इन बिटवीन अगर गवर्नर चाहे तो उसको डिसॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे गाइस ध्यान रखना कि लोकसभा के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा था प्रेसिडेंट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, गवर्नर होगा, ठीक है। लेकिन गवर्नर अपनी मर्जी से ये कर सकता है क्या, नहीं, ये इसको रिकमेंडेशन चाहिए किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, ठीक है। और थर्ड पॉइंट ये है कि अगर सीएम रिजाइन दे दे, यानी किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर अगर इस्तीफा दे दे तो ऑटोमेटिकली विधानसभा डिसॉल्व हो जाएगी, विघटित हो जाएगी। और फोर्थ पॉइंट है नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने पर, यानी कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया किसी विधानसभा में तो विधानसभा का विघटन हो सकता है। नेक्स्ट है फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट्स के बारे में गाइस ध्यान रखना है कि विधानसभा के चुनाव के लिए जो वोटिंग एज होती है वो कितनी है, 18 ईयर्स है। पहले ये 21 थी, लेकिन 61st अमेंडमेंट के बाद में इसे 18 ईयर्स कर दिया गया। सेकंड पॉइंट ये है कि हेड या फिर हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज कॉल्ड स्पीकर, यानी अध्यक्ष। थर्ड पॉइंट ये है कि हमारे इंडिया में एट प्रेजेंट टोटल कितनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, तो गाइस ध्यान रखना है कि अभी एट प्रेजेंट में 31 लेजिस्लेटिव असेंबलीज हमारे इंडिया में है, और उसमें 28 जो है स्टेट्स में है और यूनियन टेरिटरीज से 3 है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियोस, please like, share and subscribe. Thank you very much.